प्राइवेट। पाकिस्तान के अंदर और बाहर और पाकिस्तान के इर्द गिर्द सियासी माहौल जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। सुषमा स्वराज की जो आज स्पीच थी उसने अयां कर दिया कि भारत दिल से कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर सका और उसके दिल में चोर मौजूद है। और उसके साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो कई जगहों पर बैठ के अब इन बातों पर डिस्कशन शुरू हो गई हैं। खुद अमेरिकन सेनेटर्स ने यह बात की है कि वाई शुड वी बाय पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स, यानी पाकिस्तान कर्ज़ों में इतना डूब चुका है कि अब पाकिस्तान के पास बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बेच दे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है, लाहौर के अंदर एक नई सियासी जमात जो है वो आइंदा चंद दिनों में उभर कर आने वाली है और इसमें सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं। आने वाले दिनों में 2 साबिक वज़रा हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ के एक सीनियर साबिक रहनुमा इस नई जमात का ऐलान करने वाले हैं, जिसका नाम गालिबन अवामी लीग रखा जाएगा, अवाम लीग रखा है। और इसका बाकायदा ऐलान 30 अक्टूबर 2016 को होगा। ये पार्टी मौजूदा सियासी जमातों के बागियों पर मुश्तमिल है। ये वो बागी हैं जो मौरूसी और बकौल उनके पैराशूट सियासतदानों के ख़िलाफ़ हैं, जिनका ख्याल है कि ये पैराशूट सियासतदान जो हैं जो नई जमातों में आ जाते हैं और उनको हाईजैक कर लेते हैं। इस जमात में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातों के अहम लोग शामिल हैं जो अपनी अपनी जमातों से तंग हैं। कौन कौन शामिल हो रहा है ये तो आइंदा चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन रायवंड के हवाले से खबरें बड़ी गर्म है कि 30 तारीख को वहाँ पे क्या होना है। पीपल्स पार्टी भी अब मैदान में कदम रख चुकी है और जमात इस्लामी भी पर तोल रही है। जनाब मियाँ महमूद रशीद सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ हैं। शौकत महमूद बसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। अमीर उल अज़ीम रहनुमा है पाकिस्तान जमात इस्लामी के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले 30 को क्या होने जा रहा है? 30 को जी रायवंड मार्च का हमने ऐलान किया हुआ है और मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ है जनरल इलेक्शन के बाद। हमने प्रोग्राम पहले भी किए हैं, यहाँ पर जलसे भी किए हैं, मार्च और रैलियाँ भी की हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो लोकल लाहौर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आज खुद। यानी वो वर्कर्स जो पहले पिछले प्रोग्रामों में इतने ज़्यादा नहीं गए, लेकिन अब की बार इसी तरह से पूरे मुल्क के तूलो-अज़ से। मैं 2-3 दिन पहले बालाकोट एक शादी में गया तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा जी यहाँ से 200 गाड़ियों का काफ़िला हम लोग लेके आ रहे हैं। तो बाकी जो इतलात है मुख्तलिफ अजला से कि लोगों के अंदर भरपूर किस्म की ये एक जोश और वला है कि वहाँ पहुँचेंगे। एक लम्हे के लिए हमने ये मान लिया कि वहाँ पे 1 करोड़ लोग जमा हो गए। मैं मफरूज़े के तौर पे कह रहा हूँ कि 1 करोड़ लोग जमा हो गए। उसके बाद क्या होगा? देखिए उसके बाद क्या होगा तो हम वहाँ पर कोई ऐलान भी करेंगे। ये हमारी एहतजाजी तहरीक है, हम एक प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, हम अदारों को झंझोड़ रहे हैं कि प्रेशर कैसे बिल्डअप होता है सर? प्रेशर बिल्डअप होता है ना कि लाखों लोग जब इकट्ठे होकर ये मुतालबा करेंगे कि जनाब वज़ीर आज़म साहब आपने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने का वादा किया था कौम से। ये पनामा लीग को पीटीआई ने नहीं बनाई या पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी ने नहीं बनाई। अब एक चीज सामने आ गई है तो उसको फेस करो, सरेंडर करो अपने आप को कानून के सामने। उसके बाद का प्रोग्राम क्या? उसके बाद का प्रोग्राम हम यहाँ पर खत्म करने वाले नहीं है अपने इस एहतजाज को। इसमें वुसअत भी पैदा करेंगे, शिद्दत भी पैदा करेंगे और बिल आखिर इन अदारों को भी मजबूर करेंगे और हुक्मरान खानदान को भी मजबूर करेंगे कि वो कानून के सामने सरेंडर करें। सिर्फ हुक्मरान खानदान नहीं, पानामा लीक्स के अंदर जितने लोगों के नाम आए हैं। तो रायवंड आप जाएंगे लेकिन नवाज शरीफ साहब के घर पे नहीं जाएंगे? नहीं, घर पे नहीं जाएंगे हम। नहीं मेरा मतलब तो वो जब तारिक जमील साहब करते हैं इज्तिमा वहां पे जा रहे हैं उस ग्राउंड में? नहीं, हम जा रहे हैं अड्डा प्लाट पे, बोबतियां चौक से अड्डा प्लाट जो हमारा मार्च है वो तो शुरू होगा, चारों तरफ से लोग आएंगे, लेकिन वहां हमारा वो उससे मियाँ साहब को प्रेशर क्या पड़ेगा 2 घंटे का? सर मियाँ साहब को ना प्रेशर पड़े, पूरी कौम देख रही है, सारी दुनिया देख रही है कि पूरी कौम सड़कों पे है, लोग लाखों लोग अगर वहां पर एहतजाज कर रहे होंगे तो मियाँ साहब पे फर्क पड़ेगा। रात को नींद नहीं आएगी उन्हें, वो सोचने पर मजबूर होंगे कि ये मसला दबने वाला नहीं है। कभी मियाँ साहब को खाना खाते देखा है? जी देखा मैंने। वो जब खाना खाते हैं उसके बाद आराम से सो जाते हैं। जी नहीं आ रही नींद, आप जरा कंफर्म कर लें और आपकी खबरें पुरानी हैं। ओके शौकत साहब, क्या होगा 30 तारीख को? बशर बात यह है, हल तो आखिरी यही है कि खल्के खुदा को निकाला जाए
आवाम को सड़कों पर लाया जाए, क्योंकि जो इदारे हैं ना पाकिस्तान के, वो तो सिर्फ और सिर्फ मियाँ साहबान की हिफाजत के लिए है। पहले अपने लीडरों को तो निकलेंगे। मैं आपको अर्ज करूँ कि पनामा वाला वाक़या हो, मॉडल टाउन का कत्लेआम हो, और आजकल जो आज हालात के हैं, बशर डॉक्टर, टीचर्स, किसान, अभी किसान बचाओ तहरीकों का इजरात का जनाजा निकल रहा है परसों इसी माल रोड के ऊपर। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जो हैं, ये शेरों की जो जोड़ी है, मैं हमेशा कहता हूँ इन्होंने खुद को हमला कर दिया। अब कोई और हल नहीं है, चूँकि ये ऐसी मुकद्दस गायें हैं दोनों भाई, इनके लिए ना इदारे हरकत में आते हैं। अभी कह रहे हैं ना इदारे हरकत में आएंगे, मैं 100% कहता हूँ कि इदारे इनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान के अंदर। एक दफ़ा ये काबू आए थे फौज के, पूरी कौम ने देखा, हम सारी रात सो रहे थे, सुबह जब उठे तो पता चला कि हाथों पाँव के अंगूठे लगा के जद्दा भाग गए। अभी भी मशर भाई हल यही है जो पीटीआई कर रही है। लेकिन अब मैं उस बात पे आऊँगा, अभी आपने कहा कि व्हाट नेक्स्ट, होना तो ये चाहिए था। आज ज़रा सीन देखते आप कि अगर खान साहब सोलो फ्लाइट ना लेते, तमाम जमातों के इत्मीनान में लेते, यानी कि इनके सियासी कजन्स वो भी इनसे नाराज होकर चले गए। एक मिनट ठहर जाना, सोलो फ्लाइट ना लेते तो पार्लियामेंट में जो खुर्शीद शाह ने सबके साथ हैंड कर दिया था, वो भी तो जनाबी की पार्टी के थे। सुन लें, मैं आपको खबर दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए कि खुर्शीद शाह साहब को निकाल दिया। नहीं निकाला। खुर्शीद शाह साहब परसों यहाँ पे एड्रेस भी करेंगे। 16 अक्टूबर को बिलावल साहब पूरे मुल्क में निकल रहे हैं। हम लोग इन मॉडल टाउन के कातलों के खिलाफ, पनामा के चोरों के खिलाफ। 16 से पहले क्यों नहीं निकल रहे? मैं बताता हूँ क्यों नहीं निकल रहे। हमें इन्होंने चौक पे खड़े होकर आवाज दी, ऐसे कभी मूवमेंट्स नहीं चलती होती हैं। अब देखिए ना क्या होगा, इतने लोग इकट्ठे कर लेंगे, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, लेकिन 30 को फिर डिस्पर्स हो जाएंगे। यही अगर जिस तरह माजी में एमआरडी बनी, एआरडी बनी मोशर भाई, यहाँ पे भी बेशक ट्रक अपने अपने ले आते, आप अपने अपने काफिला जाता, मंजिल जब सबकी एक है। जब हम समझते हैं कि पनामा के चोरों को निकालने का वाहिद तरीका सबसे बड़ी गलती ये थी, मैं समझता हूँ पीटीआई के, कि आप लोगों को साथ मिला दिया। नहीं बशर भाई नहीं, मैं आज भी समझता हूँ कि इदारों के जरिए नहीं निकलेंगे जब तक पूरी अपोजिशन माजी की जो जमातें थी ना जी, उनके जो अच्छा मेरी बात मुकम्मल कर, जमात इस्लामी साहब हमारे डायलॉग हो गया, अभी आपको ये सेकंड करेंगे। खुर्शीद शाह साहब की मौलाना सिराजुल हक साहब से गुफ्तगू हुई, आज भी मैं समझता हूँ सिराज साहब को तो उनकी बात ही नहीं समझ आएगी। 30 के बाद खान साहब को भी, अवामी तहरीक को भी, जमात इस्लामी को भी, तमाम लोगों को कोशिश करेंगे एक कंटेनर हो जाए, एक ट्रक हो जाए। अगर एक भी ना हुआ, अगर अपने अपने कंटेनर भी हुए, तो इंशाल्लाह एक ही मंजिल होगी, वो पनामा के चोरों को उनके अंजाम तक। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप एक बात मानेंगे मेरे अमीरुल अज़ीम साहब, जो माजी के अलाइंसेस थे वो इसलिए चलते थे कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, नसरुल्लाह खान साहब थे, वो वज़ीर आज़म बनने के शौक में नहीं थे। इधर तो हर जमात में एक एक वज़ीर आज़म है, तो अलायंस चल कैसे सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अलायंस अगर बना लिया जाएगा तो वो चल भी सकता है, लेकिन हमेशा ये होता है कि अच्छा ये बनेगा, नहीं बनेगा, अच्छा बन गया तो चलेगा, लेकिन फिर चल भी जाता है। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की लीडरशिप, उसकी वजह ये है, मैं सिराजुल हक साहब को खुद में मिला हूँ जी, आज की बात नहीं कर रहा, मैं काफी पहले की एक बाई इलेक्शन के ऊपर कर रहा था। ठीक है, उनको मैंने कहा जी ये फलां उम्मीदवार हमारे दोस्त हैं, तो इनकी जरा आप हेल्प कर दें। तो उन्होंने कहा कि जी ये अगले इलेक्शंस में हमें क्या हेल्प करेंगे। अलायंसेस बनते हैं जिसमें आप देश आप बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ये कहें कि एक दिन मेरे साथ आ जाओ, तो वो तो अलायंस नहीं है। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है तमाम जमातों ने एक चीज तय की है कि पनामा लीक्स को अपने मंतकी नतीजे तक पहुंचाना है, ये हमारा कंसेंसस है। दूसरी बात यह है कि हम इसे जब तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचाएंगे, इसके लिए हर पार्टी अपने तौर पे जद्दोजहद करेगी। आगाज ये हुआ था, दो पार्टियां थी जिन्होंने ये कहा कि इस्तीफा हो जाना चाहिए, एक जमात इस्लामी, एक पीटीआई। फिर जब पार्लियामानी पार्टियों का एक वहाँ मुश्तरका इजलास हुआ तो उन्होंने कहा जी कि इस्तीफा उन्हें दे देना चाहिए था, अगर वो नहीं देते, एक इखलाकी बात है, लिहाजा हम इनके साथ बैठ के डायलॉग करते हैं। और जो नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब के दौरान ये कहा है कि मैं अपने आप को तसाब के लिए पेश करता हूँ, तो TRO बना लेते हैं। अब वो नहीं बने। अब इन दो पार्टियों का एक मौक़िफ़ बाकी पार्टियों को ताज़ा करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि हम भी फैसलाबाद में 30 तारीख को एहतजाज कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी चनियोट और फैसलाबाद के दरमियान जब एक रैली निकाल रही है, ये लाहौर में निकाल रहे हैं। होगा ये कि अगर ये मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंचाता तो मेरा ख्याल है कि कैसा कंसेंसस बन जाएगा कि या तो ये तसाब के लिए अपने आप को पेश कर दे, के लिए तो कर लिया, पैनमा पे नहीं किया। मैं आपको बताऊं, नहीं इसके ऊपर भी उन्हें करना पड़ेगा, जैसे तैसे भी होगा। ये मामला अदालतों में जाकर दूध का दूध पानी का पानी होगा। अदरवाइज अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ को कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा कि इसकी मौजूदगी के अंदर जो है वो इलेक्शन हो। डिस्क्वालिफिकेशन लाजमी है,
ये अब कर लें अपने आप को, नहीं होगा तो फिर एक तहरीक चलेगी। जी मैं ये कह रहा हूँ जी, अमीरुल अज़ीम ने जो बात कही है ये 100% दुरुस्त है। हालात इसी तरह नहीं चलने, यानी ये पनामा लीक्स के अंदर जो कुछ सामने आ चुका है, जिसका इतराफ़ वो ख़ानदान भी कर चुका है, उनके बच्चे, बेगम, मरियम, खुद प्राइम मिनिस्टर, इतनी ज़्यादा उसमें कंट्राडिक्शंस भी हैं और इतराफ़ भी है। अब इसके बाद इतनी सॉलिड ग्राउंड्स हैं, किसी एक अदारे ने भी इसको टेकअप किया, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो कोई महकमा भी हो। अब ये नहीं हो सकता कि ये आंखें बंद करके बैठे रहें। अभी आपने कहा था जी क्या हो जाएगा, मैं समझता हूं बहुत कुछ हो जाएगा। ये जो अब तक लोग अब अगर निकलते हैं ना लाखों लोग सड़कों पर, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज माइनस मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नो, आपसे ना सिर्फ एक बात का रंजिश है, दुख है, आप ये जाएंगे 30 तारीख को, 30 तारीख को अगले जलसे का ऐलान कर देंगे और वही तकरीर होगी। मेरा मतलब है कि मोमेंटम कैसे बनेगा फिर? देखिए मोमेंटम, मेरा ख्याल है कि ये तो पीटीआई को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इनिशिएटिव हमने लिया। देखिए ये हमारे भाई हैं, ये कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। जमात इस्लामी शायद हमसे भी पहले की लगी हुई है करप्शन के खिलाफ सारा मूवमेंट बनाना, लेकिन मैसेज की जो मूवमेंट पीटीआई उठा सकती है, पिछले 3 साल क्यों नहीं हुई अभी तक आपके ख्याल में करप्शन के खिलाफ? मेरा ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क का मसला ही नहीं है करप्शन? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि इस मुल्क का मसला नंबर 1 करप्शन है, और उसके ऊपर ये सही सिमत में ये जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें इख्तलाफ तरीक़ाकार में तो हो सकता है, लेकिन इस बात से किसी पॉलिटिकल पार्टी को इख्तलाफ नहीं है कि इस मसले का हल चाहिए, करप्शन का खात्मा चाहिए। लूटी दौलत वापस लाना, $400 अरब जो बाहर पड़ा हुआ है, वो अगर आज मुल्क में आ जाता है, हम 72-73 अरब के मकरूज हैं, वो सारे जो है ना वो कर्जे उतर जाते हैं। इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो सकती है, इसके ऊपर इनको नाअहल करार दिया जा सकता है हुक्मरान खानदान को, और ये मुझे बिल्कुल सामने दीवार के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं एक सियासी कौन करेगा नाअहल? मैं समझता हूं कि यही सारे अदारे करेंगे जो अब नहीं ना कुछ कर रहे, ये सारे करेंगे कि आओ जनाब, सिर्फ अवाम बाहर अब आने का वक्त आ गया है, और जब सारे लोग बाहर निकलेंगे, बंदा उनका अपना है। मैं कहता हूं जी वो सारे बंदे जो आज उनको अपने नजर आ रहे हैं, वो सारे उनको दुश्मन नजर आएंगे। मियां साहब ज़ाहिर है मेरे से ज़्यादा तजर्बा है, माशाल्लाह सीनियर सियासतदान है, मैं इनकी बात से 100% डिसएग्री करता हूँ। कोई इदारा इनको नहीं पूछेगा। यहाँ पे पकौड़ों पे, समोसों पे 100 मोटो होता रहा। पनामा का वाकया कोई मेरा और आपका वाकया तो नहीं है, और एडमिशन मौजूद है। जैसे उन्होंने खुद कहा, बेटी मशरक की तरफ जा रही है, बेटा मगरब की तरफ जा रहा है, तीसरा बेटा जनूब की तरफ जा रहा है, और बड़े मियाँ साहब खुद आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई करप्शन नहीं की। पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद की सियासत, इंतकाम की सियासत और करप्शन की सियासत के बानी मियाँ साहबान हैं मुबशर भाई। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर इंसाफ आपके लिए और उसका तरीकाकार है, मेरे लिए और तरीकाकार है। चेहरे देखकर, पार्टियां देखकर जब इंसाफ दिया जाएगा तो यहाँ पर कोई म्यार नहीं होगा। उसका तरीका एक है, ये निकल पड़े। मैं आज भी कहता हूँ कि इनको इस तरह नहीं निकलना चाहिए था। चलें, अल्लाह करे, हम इनके लिए दुआ गो भी हैं। इन्होंने हमें, आपको याद होगा कि हमें बुलाया, चौक पे खड़े होकर हम इनके साथ ट्रक पे बैठ गए। आज ये वहाँ पर पहुँचे और अपना जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन जो आपने बात कही, जलसों के ज़रिए हुकूमतें नहीं जाती हैं। हुकूमतों के ऊपर अगर अपने प्रेशर डेवलप करना है तो उसके लिए आपको पूरी अपोजिशन के एक पेज पे होना पड़ेगा। के साथ आप ट्रक पे ना जाना, जो आपने TORs के लिए किया वही आप इधर कर जाएंगे। भाई नहीं, मैं जो बात अमीरुल अजीम साहब ने कही है ना, पनामा वो घंटी है, मियाँ साहब जितना भागेंगे ना, वो एतजाज हसन साहब ने सही कहा है, टन 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 ये बजती रहेगी। उसका तरीकाकार ये है कि हमें ये टेबल पड़ा है ना, जब अपोजिशन की तमाम जमातों का एक नुक्ता नजर है, एक सोच है, एक प्लान है, उसके लिए हमें एक टेबल पे बैठना चाहिए। मैं आता हूँ। वैसे मेरी एक सवाल मैं प्रोग्राम से हट के पूछ लूँ? जी जरूर जरूर। कभी जनाब डॉक्टर दानिश साहब के प्रोग्राम में बैठे हैं? जी मैं गया। तो आपकी बात कंप्लीट होती है कि उनकी बात कंप्लीट होती है? बट अमीरुल अजीम साहब है, फसा साहब हमारे भाई हैं, मैं मियाँ साहब हैं हमारे साथ। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। आपकी मेहरबानी, आप हमारी बात पर नहीं देते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मियाँ महमूद रशीद, जनाब शौकत महमूद बसरा और जनाब अमीरुल अजीम साहब हमारे साथ ही हैं। मियाँ नवाज शरीफ समझते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग हैं और आप सारों के इल्ज़ामात उनके ऊपर गलत हैं, और इन इल्ज़ामात को सपोर्ट करने के लिए अवाम आपके साथ है नहीं, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो आपकी बातें क्यों सुने?
मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद इस बात को महसूस किया था कि मुझ पर एक इल्ज़ाम लगा हुआ है, और इल्ज़ाम ऐसा है कि जो किसी पाकिस्तान की किसी मीडिया या किसी एंकर पर्सन ने नहीं लगाया या किसी पॉलिटिशियन ने नहीं लगाया, बैनुल-अक़वामी सतह पर मौजूद था। और 3 दफ़ा उन्होंने खिताब किए, खुद अपने आप को पेश करने की उन्होंने बात की, या फिर बाद में उनका मशवरा हुआ कि अगर मैंने अपने आप को पेश कर दिया तो मैं फंस जाऊंगा। उनको जो कानूनी मशवरा दिया गया जिसकी वजह से वो विड्रॉ हुए, ये तो है अंदर की बात। अब दूसरी बात ये है कि अगर वो समझते हैं कि अवाम उनके साथ नहीं है तो बहरहाल आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। बड़ी मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त करप्शन के खिलाफ है, और इस पाकिस्तान का मसला आप कह रहे थे ना कि करप्शन नहीं करप्शन है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हम छोटे छोटे चोरों को तो पकड़ लेते हैं, और बड़े बड़े चोर हैं जो हुकूमत के अंदर बैठे होते हैं उसके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। तो ये बड़ा मसला है पाकिस्तान का कि जो वक्त के मौजूद लोग होते हैं उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। जब तक नहीं इस ट्रेडिशन को, इस रवायत को तब्दील नहीं किया जाएगा, हम करप्शन खत्म नहीं करेंगे। आज भी टेक्सला का बाई इलेक्शन नून लीग जीत गई है, सारे बाई इलेक्शन से वो जीत रहे हैं, तो आप लोगों की पॉपुलैरिटी तो नजर आ रही है। पटवारियों के जरिए इलेक्शन जीतना ही क्राइटेरिया है, तो मुझे बताइए कि ये कौन सा इलेक्शन है? ज़िमनी इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, मैं कन्विंस्ड हूँ कि वो 90% हुकूमत वक्त जीती है। अच्छा, इसको आप देख लीजिए, जब हमारी हुकूमत थी हमने गुजरांवाला का इलेक्शन जीता था। हम नहीं करूंगा, मेरे साथ सुन ले, मैं नहीं करता, मेरी बात तो सुन ले बशीर भाई। गुजरांवाला में एक इलेक्शन हुआ जब पिछली दफा हमारी हुकूमत थी, पंजाब में ये बैठे हुए थे, इसके बावजूद हमने गुजरांवाला में इनको शिकस्त दी थी, आपको याद होगा। बुरेवाला के अंदर इलेक्शन हुआ था। अगर यही बात थी तो लोकल बॉडीज में पीटीआई केपीके में क्यों इलेक्शन आ रही है? कहाँ पे? ये अभी नहीं, पीटीआई मेरे ख्याल में 7 जिलों में जीती है भाई, 27 में से मेजॉरिटी उनकी आई है ना। नहीं, मेजॉरिटी उनकी आई है। 5,000 को साथ में लाना पड़ा। मैं आपसे ये वो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी फिर भी उनकी आई है। पहले जो होता था ना कि बैलेट बॉक्स के अंदर हेरा फेरी और वोटों की हेरा फेरी, वो इन्होंने छोड़ दिया। अब ये जो दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया है कि इलेक्शन से 3 दिन पहले, ये 1 हफ्ता पहले पोलिंग डे से आप हर गाँव में से 10-10, 15-15 लड़के उनको मुलाजमत दिलवा दें। आप हर गाँव में जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं जो पिछले 70 साल से नहीं पूरी हुई, किसी के ट्रांसफार्मर का मसला है, किसी के सुई गैस कनेक्शन का मसला है, वहाँ गैस पाइपलाइन नहीं है, वो आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सारी सर्विसेज उनकी दहलीज पर पहुँचा दें। अब ये तरीका चल रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि आपने कहा पॉपुलैरिटी तो पीटीआई के साथ ही असल मैच पड़ रहा है। 2-3-4 हज़ार से ऊपर या नीचे, ये इलेक्शन में यही होगा, 2-3-4 हज़ार से हम हरवा देंगे। पहले जो इलेक्शन हुए हैं बुरेवाला में 1,000 से उन्होंने हरवाया, वो बाकायदा रिटर्निंग अफसर के साथ मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट खड़ा हुआ है, थैले खोल रहा है, बंद कर रहा है, वो वीडियो क्लिप सारी दुनिया ने देखे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो बल्दियाती इलेक्शन नहीं, ये जनरल इलेक्शन में इस तरह के सारे कामों को ये मास्टर है। मैं समझता हूं अगर यही होगा तो असेंबलियां जो आइंदा बनेगी उन्हें बोगस ही कहा जा सकता है। क्या है? अभी तो मैं ये समझ रहा हूं कि इसमें मेजॉरिटी जो है वो इसी तरह से जीते हुए लोग तो हैं। फिर आप लोग इस्तीफा क्यों नहीं देते ऐसी बोगस असेंबली? इस्तीफा हमने दिया था, अब आइंदा भी कोई वक्त आ सकता है। आपके अपने साथी जो थे ना जी, MNAs, वो वहां अलग से जाके स्पीकर नेशनल असेंबली कहते थे हम मना लेंगे, अभी एक्सेप्ट ना करना। आपको याद है MQM ने उसके ऊपर रेजोल्यूशन भी दी थी कि कितने दिन हो गए, 3 महीने हो गए हैं, और ये पार्लिमानी रूल्स के मुताबिक इनको डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। देखें मुबशर, इसमें अगर हमने सिस्टम से बाहर आना हुआ तो मुकम्मल तौर पर आएंगे। ये नहीं होगा कि हम इस्तीफा दे दें, हम KPK की गवर्नमेंट से भी देंगे इस्तीफा, और पूरे मुल्क से बाहर दे के इस सिस्टम से बाहर आएंगे। इस पे कोई मुशावरत हो गई है? इसके ऊपर मुशावरत होगी, हो रही है, होगी जी, यानी हुई नहीं है। नहीं, ये तो आप अपने अंदाजे से फिर बात नहीं, अभी बात चल रहे हैं ना इंडिविजुअल्स में, तो ये बात हो रही है। है कि कंटेनर के ऊपर आखिरी दिनों में ये फैसला हुआ था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने हैं, वो तो PTI ने एक दफा भी पुश नहीं किया। नहीं, बिल्कुल, हमारे इसमें तकरीबन दर्जन भर इजलास हुए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी जो है उन्होंने ब्रीफ किया, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने जा रही हैं, और वो जो इनकी सारी तजावीज़ हैं जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं। तो बाई इलेक्शन से कोई इशू ना हुआ, फिर तो ठीक हो गए। बाई इलेक्शन के अंदर तो वो अभी इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती। हमारी तो ये कोशिश है आइंदा जनरल इलेक्शन से पहले उनके ऊपर लेजिस्लेशन आ जाए, जो अमेंडमेंट्स आनी है वो अमेंडमेंट्स आ जाए, और बाकायदा उसकी कानून साजी हो जाए कि किसी न किसी हद तक हम उसमें जो है ना पहले से बेहतरी लेके आए। लेकिन अभी तक बहुत से ऐसे इशूज हैं जिन्हें वो एड्रेस नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। फैसलाबाद आप अलग से क्यों जा रहे हैं? लाहौर में इनके साथ मिल जाना तो जरा जुलूस बड़ा होता है, कोई तकरीरें गर्म हो जाती, मीडिया को भी आप खार कर रहे हैं, कोई उधर जाए कोई इधर आए। वो भी एक दिन कर लेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब ये है कि ये
एक दिन का मैच तो नहीं है, ये एक जरा लंबा खेल है। देखिए, एक है इत्माम में हुज्जत। जब ये पार्लियामानी पार्टियों का इजलास हुआ और गुफ्तगू हुई कि अच्छा जी एकदम से ऐसी तहरीक ना चला दें कि कल को ये कहे कि देखें आप अदालतों को आपने मौका नहीं दिया, आपने कंसेंसस डेवलप नहीं किया, आप बैठ के डायलॉग नहीं किया। और पहले भी ये होता रहा ना, जब पीटीआई ने धरना दिया तो बहुत सारे लोगों ने ये बातें उठाई और अपोजिशन भी उस तरह से तकसीम होते चली गई। इस दफ़ा ये मामला था कि जी ठीक है, जो जो ऑप्शन हो सकते हैं उसको इख्तियार करने की कोशिश की। हम रिजाइन से हम पीछे हट गए, 5 साल खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो ठीक है, खत्म हो जाएंगे, लेकिन इश्यू नहीं खत्म होगा। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ये किसी न किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचाएगा, चाहे अब हो जाए, अगले 2 महीनों में हो जाए, 4 महीनों में हो जाए, अगले इंतखाब से पहले नवाज शरीफ को इसका हिसाब देना। यानी आपने तौलिया फेंक दिया है बेसिकली कि अब अगले इंतखाब तक पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या है? अब चुप करके घर नहीं बैठ सकते, इदारे बने हुए हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है। सर वो इदारे क्या कर रहे हैं? जो है ना वो कह रहे हैं वो इदारे नहीं, मसला ये है कि इदारे बने हुए हैं ना, दस्तूर है, आइन है, हमने उसके मुताबिक चलना है। हमें कोई और रास्ता नहीं नजर आएगा तो अवाम को लेकर चलेंगे। बाकी ये बात से इत्तेफाक है कि जब तक इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऑपोजिशन इकट्ठी नहीं होती, वो कोई नतीजा इदारे तो राइवंड की इदारे जो है वो अपनी जगह पर मौजूद, इदारे तो राइवंड की हिफाजत के लिए बने। ढूंढ रहा हूं जो मुझे यहाँ पे देनी थी नवीद शेख साहब ने और अब भूल गए। आपको पता है अनवर बेग साहब को जानते हैं आप? जी जी बिल्कुल। अनवर बेग साहब के साहबजादे को इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, ठीक है ना। और अनवर उनके साहबजादे जो हैं उनके मुतल्लिक आपको पता है कि उनकी दुबई में क्या हालात हैं? मेरे इल्म में नहीं, आप जरा वो शायद आज मैं निकलवा रहा हूँ, वो गालिबन वहाँ कुछ कानून को भी मतलूब रहे हैं। अच्छा, और कुछ अरसा उनके मेहमान भी रहे हैं। फिर प्राइम बैंक में भी उनके बड़े बड़े इशूज हैं। आप लोग कैसे क्या कराएंगे इन इदारों से? अच्छा, मुझे इस इलेक्शन कमीशन से क्या रह जाएगा? मैं तो पहले आपको कह चुका, मेरे दोनों भाइयों की मेरे से मुख्तलिफ राय है। अच्छा, बड़ा शोर था कि रेंजर्स आ रही है पंजाब के अंदर, 15 दिन से मियाँ शहबाज शरीफ के तकिए के नीचे वो सम रही है। क्या उस पर अमल हो गया? तकिए के नीचे तो नहीं हो सकती, टेबल कहाँ पे गई? फिर वो कहाँ पे गई? कुछ जमीन खा गया, आसमान निकल गया, कहाँ गई वो सब? आप उनके पार्टनर हैं, आप बताएं मुझे। अच्छा, दूसरे ने मुझे बात बताइए ना। यहाँ पर मैं आपको पहले कह चुका हूँ, यहाँ पर राना मशहूद सरेआम पैसे लेता हुआ पकड़ा जाए, यहाँ पे कोई इदारे हरकत में नहीं आते। हमने दिखाया था। अच्छा, फिर आग पंजाब दी इतनी सियाणी है, हर उस जगह पे पड़ती है जहाँ पे करप्शन के सबूत पड़े होते हैं। रमजान शुगर मिल में आग पड़ गई, वहां पे सारा रिकॉर्ड जल गया। नंदी पार में आग लगा दी गई, सारा सबूत खत्म हो गए। मेट्रो बस का रिकॉर्ड वो जला दिया गया। देखिए, मैं ये कहता हूं कि यहां पर जब तक हम ये जो अभी अमीरुल इस्लाम साहब बात कर रहे थे, बशीर भाई, हम सब लोगों को इकट्ठा होना होगा। करप्शन, अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि अगर हम में भी करप्ट लोग हैं, ये वही मियाँ साहबान है ना जो मौला जट और नूर की तरफ बढ़ के मारते होते थे, और वक्त आ गया कि ड्राइवर भी बन गए। ये इन्होंने कहा जी हम हुकूमत में आएंगे, हम इनको उल्टा लटका देंगे, पेट फाड़ देंगे, हम इनका एहतसाब करेंगे। वही मियाँ साहबान आज 3 साल गुजर गए, जब इनको चोर कहा गया, इनने कही शौकत भी चोर है, अमीरुल अजीम साहब पे भी इल्ज़ाम लगा दिया, आप पे भी इल्ज़ाम लगा दिया, जवाब नहीं दिया। जवाब वो कहते हैं वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया सबको, TOR। आज भी मैं कहता हूं, तो खुर्शीद शाह साहब की मेहरबानी है। खुर्शीद शाह साहब की कोई मेहरबानी नहीं है। सुन ले, असेंबली से वॉकआउट कराया था ना, आज सेनेट में जवाब नहीं देने दिया था उन्होंने। आज सेनेट में बिल टेबल कर दिया गया है, जो मेजॉरिटी हमारी वहां पर पूरी अपोजिट पीटीआई भी साथ है, तमाम जमातें साथ हैं, वहां से वो पास होगा, उसको हम नेशनल असेंबली में लेकर आएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बिल क्या है? बिल यही लाया गया है कि इनको जितने भी लोग पनामा लीक्स के अंदर आए हैं उसका एक कमीशन बनाया जाए। और जो क्यों कमीशन बनाया जाए? एक में मुझे एक बात बताएं कि इधर जो चोरी करता है उसको तो आप बगैर सबूत के अंदर थाने में डाल देते हैं, जेल में भेज देते हैं, कहते हैं आप अपनी बेगुनाही का सबूत दो। यानी आप लोग क्या बहुत कोई सीक्रेट काउस है? क्या आप लोगों के लिए कमीशन बने और आप लोग एक दूसरे को बचाते रहे, चोरों को, डाकुओं को? नहीं, क्या मतलब है? आप उन्हीं के साथ असेंबली में बैठे हैं, आप उन्हीं के साथ टेबलें बजा रहे होते हैं यार। सीक्रेट काउस तो यहाँ पे सिर्फ मियां साहबान है। पीपल, मुझे बताइए ना पिछले 5 साल क्या हुआ? वो जो बड़ा ईमानदारी का मंबा था, पार्टी का कौन सा लीडर है जिसको सजा हुई है? किसको? सुने, बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया। आज भी हमारे 2 वज़ीर-ए-आज़म अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं। आज भी डॉक्टर आसिम को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, सुन ले, सर बात मुकम्मल कर लूं ना। सर मुझे यहाँ पर पैसे दे दे जितने उन वज़ीर-ए-आज़म के पास है, उसके बाद मेरे पास जो मर्जी डिस्क्वालीफाई कर। ये बात नहीं है ना, पैसा तो निकलवाए ना उनसे। बशीर भाई, मुझे एक मौका दे दें। गुजारिश ये है कि यहाँ पे जितने कवानीन हैं, डॉक्टर दानिश के सामने जितने कवानीन हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए है। हमें जुडिशियल मर्डर कर दिया जाता है, बाद में कहते हैं जी वो हमारे ज़मीर पे बड़ा बोझ है, वो जुडिशियल मर्डर हुआ था।
आसिफ अली जरदारी साहब को 14 साल आप जेल में रखते हैं, ज़बानें काटते हैं। शहीद बीबी साहब के साथ जिंदगी में आपने क्या किया? एक सेकंड, यहाँ पर कवानीन के लिए उसी आसिफ अली जरदारी ने इनको स्ट्रेंथन किया है। नहीं, मेरी बात सुन, मेरे तक वो को और नहीं किसी और ने नहीं कराया। मेरी ये बात सुन ले, ये गलत फहमी भी सब लोगों की दूर हो जाएगी। पिछले दिनों बिलावल साहब ने मलीर में जो रैली निकाली, उसमें पता क्या नारा लगाया उन्होंने? गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। अब ये वाला नारा पूरे पाकिस्तान में गूंजेगा। मैं आज आपको कहता हूं कि खान साहब, हमें कह रहे थे ना बिलावल साहब निकले, इंशाल्लाह खान साहब। क्या होगा? एक मिनट, पूरी दुनिया में गो नवाज गो का नारा गूंज रहा है, वो हर दौरा करके आ जाते हैं वापस। लेकिन मेरी एक बात आप सुन लें यार, बड़ी लंबी तो बात ये है कि इस वक्त जो फिजा बन रही है, ये मेरे भाई बेशक इससे इत्तेफाक ना करें। ये जरूरी नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टीज नाम के साथ आ जाएं, तो कंसेंसस लोगों का इस बात पर हो रहा है, उसमें इस कौम के सारे तबके शामिल हैं। उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि कोई एंड होना चाहिए इस मामले का। और मैं ये समझता हूं कि ये कुदरत की तरफ से एक मौका मिल गया है, वरना इन पॉलिटिकल पार्टीज का या हमारे सिस्टम का कोई कमाल नहीं है। सिस्टम में तो शायद ये 50 साल भी चले जाते। आप अपने सूबे की हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने सूबे की हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते, और आप चाहते हैं कि वफाक अपनी हुकूमत छोड़ दे। देखिए, हम ये नहीं चाहते, हम ये कह रहे हैं कि हम इस सिस्टम को कह रहे हैं उस सूरत में चले। पहले ये जो चीजें आई हैं इनका आप हिसाब दे दे, नहीं देंगे तो फिर ये सिस्टम जाएगा, फिर ये रह नहीं सकता। ये मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम बतदरीज इस प्रेशर को बढ़ाएंगे। जब लाखों लोग सड़कों पर होंगे, भले हम आपस में इकट्ठे को जलसा जुलूस निकालें ना निकालें, और इन सबको आना पड़ेगा। जमात इस्लामी पहले ऐसा तो नहीं है कि ये सिस्टम सिर्फ 2018 के अंदर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये सिस्टम नवंबर दिसंबर से आगे चलता मुबशर भाई नजर नहीं आ रहा। सर शेख साहब तो कई कुर्बानियां करा चुके हैं। नहीं, शेख साहब की तो शेख साहब से पूछे, मैं तो एक सियासी वर्कर हूं, और मैं एक जो हकायक सामने है, जमीनी हकायक, उनके ऊपर मैं तजिया कर रहा हूं कि ये मुझे ज्यादा देर चलता नजर नहीं आ रहा। ये जितनी जल्दी मियां साहबान ये सरेंडर कर देंगे, बैठ के बात करेंगे। और अपने एक बात बताएं, मैं जब देखता हूं तो ये पैनमा वगैरह माजरत के साथ मुझे ज़्यादा छोटी चीज़ें लगती हैं। मॉडल टाउन के जो शुहदा हैं, मुझे तो वो बहुत बड़ा केस लगता है। आप तो उसको भी नहीं उठा सके, क्या सिर्फ इसलिए कि दीनी तौर पे आपका और डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मसलक अलग है तो आप लोग उस आवाज़ को नहीं उठाते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, उठाइए, सबने उठाई है। ये ख्याल है जाहिरा जी, ये आपका ख्याल है ना। हम क्या कर सकते थे? जाहिर अदालतों में गए हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके लिए आवाज बुलंद की है, यही हम कर सकते थे। असेंबलियों में शोर मचा है, पंजाब असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा हमने इस मसले को। सिस्टम की बात एक मिनट है, तो जाहिर है हम यही काम कर सकते हैं ना। इससे ज्यादा जो है वो आखिरी बात ये है कि हर आदमी अपनी अपनी जगह जोर लगा रहा है। पहले भी मैं ये बात कर चुका हूं, इकट्ठे क्यों नहीं इकट्ठे होकर हम इसको नतीजा खेज बना सकते हैं, वरना इश्यूज रहेंगे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या बिलावल इमरान खान और सिराजुल हक साहब के साथ एक कंटेनर पे आने को तैयार हैं? देखें, ये आना पड़ेगा। ये आप जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, क्या वो तैयार हैं? देखें, मैं आपको पहले कह चुका हूं, जब हम TORs पे इकट्ठे हो सकते हैं तो सड़कों पे इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल क्या तैयार। उन्होंने आपसे इस सिलसिले में कोई बात की है? मैंने आपको लफ्ज़ ये बोले हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुशावरत से सबको इकट्ठे लेकर सियासत की, और आप भी हम समझते हैं कि आज एजेंडा एक है, सोच एक है, प्लानिंग एक है, फिर इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? लेकिन जब आप मुशावरत नहीं करेंगे, जब आप आपस में बैठ के तय नहीं करेंगे। एक मिनट, उन्होंने नहीं की, आपने उनको मुशावरत के लिए बुलाया? अच्छा, मुझे बात बताइए, क्या इसके ऊपर अभी हम TORs पे बैठे हुए थे, पता फिर उस वक्त चला जब कोई इजरायली फरिश्ते ने कान में फूंक मारी खान साहब के, और खान साहब सुबह निकल पड़े सड़क पे। किसी से मुशावरत, चले हमें छोड़ दे, पीपल्स पार्टी को। आपको पता है इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को बड़ा जख्म पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया आपसे हाथ मिलाकर। बशर भाई, ये तो अल्लाह जानता है, ये तो अल्लाह जानता है। सुन तो लेना, मैं तो PTI वालों को जानता हूं। मेरी बात सुने ना, ये तो अल्लाह जानता है ना। जमात इस्लामी तो इनकी कोलिशन पार्टनर है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको बुलाया। ये कोलिशन ऐसा है कि बुरके के ऊपर अवामी तहरीक को बुलाया हो। मसला ये है कि सब लोग आपस में मुतय्यन हो गए थे कि ये अपने अपने प्लेटफॉर्म पे काम करें, कर रहे हैं। PTI ने अगर नहीं किया तो इस वक्त जो कानूनी इखलाकी जिम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी की है। छोड़ देता हूं कि पीपल्स पार्टी तो ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, पार्लियामेंट के अंदर हम दावत लीडर है, तो जब आप लीडर हैं तो आप लीड कीजिए, अब बुलाइए। हमने एक दफा कहा कि जनाब TOR बनते नहीं बन रहे, अब खुर्शीद साहब को चाहिए कि आए, आके बैठ के गुफ्तगू करें पार्लियामेंट
पार्टीज का जो एक मीटिंग करके और उसका कोई नतीजा सामने लेकर। पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं इस वक्त वो कई मामलों में गैर फाल हैं। 3 तो हमारे सामने हैं, वो क्या है? एक ब्रेक के बाद मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और मैं आपको बताऊं कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि जितनी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, मैं सब की बात कर रहा हूँ, वो अपने अपने मफाद के लिए लड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं लड़ रही। 2 चीज़ें जो अभी मेरे माइंड में है, मैं 2 का बरमला जिक्र कर देता हूँ क्योंकि वक्त की कमी है। कालाबाग डैम के ऊपर आज तक पॉलिटिकल कंसेंसस कराने के लिए किसी ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वाटर रिजर्व्स पाकिस्तान के लिए कितने ज़रूरी हैं। और दूसरा, कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, मैं ये समझता था कि अपनी जगहों पर अपनी अपनी सतह पर शायद बयान दागे गए हैं, लेकिन एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कश्मीर के ऊपर होने वाले मजालिम के ऊपर नहीं बुलाने का एफर्ट किया गया। और जो हिंदुस्तान की हुकूमत जितना जहर उगल रही है कश्मीरियों के ख़िलाफ़, निहत्ते कश्मीरियों के ख़िलाफ़, पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, उसके ऊपर हम उस तरह ठोक बजा के उनको जवाब नहीं दे रहे। सर नहीं, मेरा ख्याल है आपकी मालूमात ठीक नहीं है। बुरहान वानी की शहादत के बाद पहला जनाजा जो है वो मंसूरे के अंदर हुआ और मैंने एक जमात की बात कर मैं बात करता हूँ ना, और इसके फौरी बाद लोगों को नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी अपराइजिंग हो जाएगी और ये सिविल नाफरमानी की तरफ कश्मीर में आज़ादी की तहरीक चली जाएगी। इस्लामाबाद में हमने APC की, जिसमें सब लोग आए, पीपल्स पार्टी से आए, सब लोग आए और उसमें ग्रुप बनाए गए और ये सारी चीज़ें हुई, उसमें हुकूमत भी आई। हमने तो अपने तौर पे ये फ़र्ज़ पूरा किया है। उसके बाद फिर हम मुजफ्फराबाद से चकोटी मार्च भी लेके गए हैं। यहाँ जो है वो आप लाहौर से हमने नासिर बाग से शुरू किया और वाघा तक लेके गए। देखिए, मैं APC की भी बात कर रहा हूँ, जो जमात ने इसी इशू के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर की है और वो APC हुई है। क्यों जी? देखिए बशीर भाई, हमारे अपने अपने इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का मामला है, पाकिस्तान का इशू है, देखें उसके ऊपर मैं समझ पूरी कौम मुत्तहिद है। कल आपने बिलावल साहब का वो ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा गुजरात का कसाब, मैंने क्यों देखा होगा उनका ट्वीट? पूरी कौम ने देखा। अच्छा, चैनल्स पे चला है। उन्होंने कहा कि गुजरात गुजरात का जो कसाब है, अब वो हमें लेक्चर दे रहा है कि ये हमें कश्मीर पे क्या करना है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो कोई कतई दो राय नहीं। लेकिन मैं फिर यहाँ कहूँगा, अक़वाम मुत्तहिदा में जब मियाँ साहब तकरीर करने गए, वहां पर क्या इसमें अमर माने था कि जब कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, हाजिर सर्विस उनका कर्नल पकड़ा जाता है, एक लफ्ज़ मुंह से उसके मुतालिक नहीं निकाला गया। जो उसने इकरार किया मूजी, जो मैं आज भी कहता हूँ कि और ज़ाती यारी जो है, दोस्ती है मियाँ साहब की, वो नुकसान पहुँचा रही है इस काज को। मियाँ साहब को फौरी तौर पर APC बुलानी चाहिए। तमाम जमातें इसके इश्यू के ऊपर इकट्ठी हैं, लेकिन मियाँ साहब की ज़ाती दोस्त, बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी सालगिरह के अंदर शामिल होते हैं, उनके अपने कारोबार हैं। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में वो बढ़ के हमारे मुतालिक बातें कर रहा था, वहाँ मियाँ साहब को स्टैंड लेना चाहिए। महमूद रशीद साहब, प्रॉब्लम ये है, एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि बांग्लादेश में जिस तरह से उलमाए दीन का कत्लेआम और उनकी सरकारी तौर पे उनका कत्लेआम हो रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ जमातों ने इस वजह से उसकी साथ नहीं दिया या उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई कि शायद जमात इस्लामी को फ़ायदा ना हो जाए, लेकिन वो तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान है। नहीं, ऑफ कोर्स मेरा ये ख्याल है जी कि कम से कम PTI ने तो इस पे जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, 2-3 तो हो चुके हैं ना, मुतीउर रहमान साहब वाला, कासिम साहब वाला, कितने बड़े बड़े आलिम है ये। मैंने पंजाब असेंबली के अंदर सबसे पहले रेजोल्यूशंस दी हैं, 2 रेजोल्यूशंस मेरी अप्रूव हुई हैं। बाद में नून लीग ने भी कहा जी ये मुतफिका आप कर लें। अब भी ये जो पिछले दिनों फांसी हुई है, इस पे मैंने पंजाब असेंबली के अंदर मुजम्मती करारदाद जमा करवाई जो आइंदा सेशन में होगी। और मुझे बताएं, ऐसी करारदादों का क्या फायदा है जो हमारा फॉरेन ऑफिस ऑफिशियली उनके सफीर को तलब करके नहीं सरजनिश कर? नहीं, देखें इसमें वो डिमांड हमने किया है मुबशर, असल मामला जो है ना ये फेडरल गवर्नमेंट का था और है अब भी, कि कश्मीर जो है अगर स्टेट ऑर्गन्स को उन्होंने एक्टिव करना है, यौम कश्मीर वो मनाते यहाँ पर, APC बुलाते यहाँ पर, कश्मीर कमेटी पर का 2.5 अरब रुपए का बजट है सालाना। फजलुर रहमान साहब क्या कॉम्पिटेंट हैं कि वो कश्मीर कमेटी के सरबराह? उन्होंने तो उस पर बात भी नहीं किया। नहीं तो बात नहीं की तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि उनको किक आउट करें और वहां को कॉम्पिटेंट आदमी बिठाएं जो कश्मीर के मसले को समझता हो और इसकी कश्मीरियों की जाके वो पूरी दुनिया के अंदर फैल के जाके वहां पर इनकी जंग को लड़े। तो आपने खामोशी से बैठे हैं कि आपका वो इत्तेहादी है, वो ब्राइब के तौर पे आपने उन्हें सीट दी हुई है, ये कौमी जुर्म नहीं है? किधर है हमारी हुकूमत, क्या कर रही है? यानी सबसे जरूरी जो काम था कि कश्मीर कमेटी जो अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोर्टफोलियो है
वो बंदा सोया हुआ है और कश्मीर में जो पिछले 75 दिन से या 3 माह से हो रहा है उसके बारे में कुछ वो टच समझ नहीं हो रही। यही जमहूरियत का असल हुस्न है। ये जमहूरियत ऐसी जमहूरियत जो है ना, इसी से अब दुनिया तंग है। इस्तीफा कब दे रहे हैं? इस्तीफा जब सारे देंगे हम भी देंगे। बशीर भाई देखिए, आपने कश्मीर की बात कर रहे थे, अब भी मियाँ साहब वो लंदन से वापस आएँ, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, APC बुलाएं, जो कुछ भी करें, मेरे ख्याल में एक मुत्तहिदा होकर आवाज़ जानी चाहिए और पूरी दुनिया को ये जो मैं फिर कहता हूँ जो गुजरात का कसाब है और इस वक्त जो दुनिया का सबसे जालिम तरीन इंसान है, जिसके मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, पाकिस्तानियों का खून लगा हुआ है, जिस तरह वो गंदी गुफ्तगू करता है पाकिस्तान के मतलब कि हमने बांग्लादेश बना दिए, पूरी कौम को मुत्तहिद होकर यूनाइटेड नेशंस में 144 ममालिक में से एक ने भी कश्मीर के लिए बात नहीं की। कितनी इफेक्टिव वो जिसका सारे अपना इतना वावेला कर रहे हैं। देखिए, स्पीच इफेक्टिव होना कोई अहम बात नहीं है, ये एक पोस्चर है। असल इफेक्टिवनेस होती है पॉलिसी की। अगर हुकूमत कश्मीर के हवाले से पॉलिसी बनाएगी तो बेशक स्पीच ना करे, ये पॉलिसी है जो दुनिया को फिर कश्मीर के पीछे ले आएगी। वरना दुनिया को पता है कि ये तकरीर करेंगे, उसके बाद जाके जो है वो हिंदुस्तान को मुबारकबाद भेज देंगे, ये उनके साथ खेल शुरू कर देंगे, ये उनके साथ तजारत शुरू कर देंगे, तो दुनिया जो है वो उनके पीछे आएगी। जो लोग कश्मीर के लिए कुछ हिम्मत करते भी हैं वो बाद में परेशान हो जाते हैं। सुषमा ने तकरीर की है ना, वहाँ पे हर जुमले पे तालियां बजी हैं। वहाँ पे आपके वजीर आजम के किस जुमले पे ताली बजी है? मसला ताली बजने का नहीं है, पाकिस्तान तो दुश्मनी उनका मौक़िफ़ बड़ा सुना जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, उनका मौक़िफ़ इसलिए सुना जा रहा है कि वो दुनिया को सुनाना चाहते हैं, हम दुनिया को सुनाना नहीं चाहते। हमारी हुकूमतें जो है वो जो पूरी हमारी एक बर्रे सगीर की मुस्लिम नफ्सियात है उससे इनहराफ कर रही है। सफारती सतह पे हमें इस बात का इतराफ़ चाहिए कि जितना संजीदा इस इशू को लेना चाहिए था, हमारी हुकूमत उसमें नाकाम है, वो नहीं ले सकी। हम अपने मियाँ मिट्ठू बनते रहे तो बनते रहे, लेकिन जिस अंदाज के साथ इसको अग्रेसिवली एड्रेस करना चाहिए था इस इशू को, वो नहीं किया गया। साहब आपका, शौकत साहब आपका, अमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात मैं करूंगा, आने वाले दिन तो बड़े गर्म दिन हैं और सियासी जो है ना इसमें तहरीकें शुरू हो रही हैं और जैसे मैंने कहा एक नई सियासी जमात भी अमल में आने वाली है जिसमें मुख्तलिफ जमातों के लोग मौजूद होंगे और उनका ये कहना है कि पैराशूट पॉलिटिशियन से हमने बच कर निकलना है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि बार बार मैंने कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूँ ताकि सबको याद रहे कि कश्मीर के जितने अच्छे जर्नलिस्ट हैं वो शायद पाकिस्तान में नहीं है। वो जान हथेली पे रख कर, जान पे अपनी खेल कर वहाँ से तस्वीर निकालते हैं, फुटेज निकालते हैं और कश्मीरी जो हुर्रियत पसंद हैं उनकी जद्दोजहद को वो दुनिया के सामने लेके आते हैं। और पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे, किसी फोरम पे आपको वो जर्नलिस्ट इसलिए नज़र नहीं आते कि उन्होंने कलेक्टिवली कसम खाई हुई है कि हिंदुस्तान का पासपोर्ट नहीं लेना। ऐसे में पाकिस्तान की मीडिया की भरपूर जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनकी आवाज़ बनकर आगे आए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।